हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली बोर्ड क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर भी केजी से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है एंड अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है स्टूडेंट्स। यानी दोनों ही चैनल्स पे जितनी भी क्लासेस के जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। यानी ये जो फ्री एजुकेशन है इसका फ़ायदा आपको ज़रूर से ज़रूर उठाना है और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ई बुक्स और ई नोट्स भी हैं, तो अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल हैं। तो अगर आपने इनसे पढ़ा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है अपने एग्ज़ाम्स में, राइट। अब ई बुक्स और ई नोट्स से आपको मिलेंगे कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक्स दी गई हैं इन दोनों के लिए ही। तो जैसे ही उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे इन दोनों से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे मिल सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज। तो जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना कि जो टूट की जो बॉडी है वो उन पहली बॉडीज़ में से है, मतलब ममीज़ की उन पहली बॉडीज़ में से है जिसका सीटी स्कैन हुआ है। बेसिकली ये है जिसकी स्कैनिंग हुई है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? बेसिकली इन डेथ मतलब मरने के बाद उसको स्कैन किया गया है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इट डिनोट्स दैट किंग टूट्स मम्मी वाज द फर्स्ट टू एवर बी स्कैन्ड, मतलब पहली बार किसी मम्मी को स्कैन किया जा रहा था। मम्मी को, मम्मी नहीं, ये मैं पहले भी बता दूँ, इट्स नॉट मम्मी, ठीक है। इट्स नॉट रिलेटेड टू मदर इन एनी वे, ठीक है। मम्मी जो मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको समझाया गया है कि जो डेड बॉडी होती है, इजिप्शियन कल्चर में यही कहा जाता है, जो डेड बॉडी होती है जिसे ताबूत में बंद करके दफना दिया जाता है, उसे मम्मी बनाकर कि कपड़े में लपेट के, और ऑर्गन्स भी कई बार निकाल लिए जाते हैं उनके, कपड़े में लपेट के उन्हें ताबूत में बंद करके और कपड़े में दफना दिया जाता है। नाउ दैट इज़ नोन एज मम्मी, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब किसी मम्मी का सीटी स्कैन हो रहा था, ठीक है। द गोल वॉज टू अनरेवल द पजल सराउंडिंग द टाइम ही लिव्ड इन। अनरेवल का मतलब है कि रिवील करना या जितनी भी मिस्ट्रीज थी या रहस्य है उन पर से पर्दा हटाना, ताकि पता चल सके कि जब ये व्यक्ति ज़िंदा था, यानी टूट जब ज़िंदा था उस समय मतलब पजल्स का मतलब क्या होता है? पहेलियाँ। तो वो सभी पहेलियाँ सुलझाने के लिए ये सीटी स्कैन किया गया था, ताकि पता चल सके कि उस टाइम के बारे में पता चल सके जब वो ज़िंदा था। यानी जब वो ज़िंदा था तो उसकी डेथ कैसी हुई या वो कितने साल का था। भाई सीटी स्कैन के बाद ही तो उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा था, उसके पहले तो उसके बारे में हम नहीं जानते थे ना। तो सीटी स्कैन के बाद पता चला कि जब वो ज़िंदा था तब, और उस समय जब उसकी मौत हुई तब वो कितनी उम्र का था, उसकी क्या एज रही होगी, और क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं उसकी डेथ के, राइट। सेकेंड इज़ इट असिस्टेड इन डिटरमाइनिंग द रीज़न बिहाइंड हिज अनटाइमली डिमाइज। डिमाइज का मतलब डेथ, कि वक्त बेवक्त उसकी जो डेथ होगी, मतलब इट वॉज नॉट अ नेचुरल डेथ, अचानक से उसकी जो डेथ हो गई तो उसके पीछे का कारण क्या था। हार्डली 9 years हैड पास्ड सिंस ही असेंडेड टू द थ्रोन व्हेन ही पास्ड अवे, यानी मुश्किल से 9 साल ही उसने जो है राजगद्दी पे बैठा था वो, यानी जो कार्यकाल रहा था एज ए रूलर, ठीक है, शासक के तौर पे जितना कार्यकाल था टूट का, वो कितने साल का था? सिर्फ 9 years का ही था, और वो एक टीनेजर था, यानी बहुत ही उम्र तो कम थी ही, और उसने रूल भी बहुत कम समय के लिए किया था। उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ क्यों हो गई, कब हो गई थी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए उसका सीटी स्कैन किया गया, और टूट की बॉडी वो पहली मम्मी थी जिसको सीटी स्कैनर से गुजारा गया था, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
Next is list the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. रे जॉनसन एक एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं जिन्होंने बताया कि जिन्होंने जो अलग अलग किंग्स या राजा जो थे इजिप्शियन राजा उनके बारे में कुछ चीज़ें बयान करी हैं इस चैप्टर में। अब यहाँ देखिए, अखेनाटन वॉज एन इरेशनल एंड हेस्टी किंग। इरेशनल का मतलब क्या होता है? जो कि रैशनली नहीं सोच सकता, यानी जो बहुत ही इलॉजिकल होता है, जो प्रैक्टिकल नहीं होता है ना, मतलब तर्क या सही तरीका नहीं होता है उसका, किसी भी चीज़ के मन में आया और बस कर दिया, मूडी टाइप। तो इरेशनल वही होता है जो लॉजिकल तरीके से नहीं सोचता। हेस्टी का मतलब क्या होता है? हेस्टी किंग कैसा था? हर चीज़ में उतावलापन था कि जल्दी से जल्दी, हर चीज़ में एक अर्जेंसी ही बनाए रखना। एक्चुअली जो वर्ड होता है वो होता है हेस्ट, HASTE, ठीक है, HASTE। इसका मतलब होता है जल्दीबाजी करो, प्लीज़ हेस्ट, यानी थोड़ी सी जल्दी करो, वी आर गेटिंग लेट, ठीक है। तो यहाँ हेस्टी की मतलब हर चीज़ में उतावलापन, ये भी अभी कर दो, वो भी अभी कर दो। यानी जो अखेनाटन था वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल किस्म का राजा नहीं था और उसमें पेशेंस भी बिल्कुल नहीं था, सब्र भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट इज ही अटैक्ड अमुन, अ सिग्निफिकेंट डेटी, डिस्ट्रॉयड हिज स्टैचूज एंड शट डाउन हिज टेम्पल्स। अब डेटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देवी देवता की जो देवी देवता जो होते हैं उन्हें डेटी कहा जाता है। तो यहाँ पर इजिप्शियन एंशिएंट इजिप्ट के अंदर जो लोग हैं वो एक देवता को मानते थे जिनका नाम है अमुन। ये इनके बहुत ही मुख्य भगवान थे, परम भगवान में से एक। और अमुन के जितने भी मंदिर थे, जितने भी उनके स्टैचूज़ थे या मूर्तियाँ थी, तो उन सारी मूर्तियों को अखेनाटन ने तोड़वा दिया और सारे मंदिरों पर भी ताला लगवा दिया। यानी बेसिकली अमुन की जो पूजा है वही बंद करवा दी थी इसने। इवन द रिलीजियस सेंटर वॉज मूव फ्रॉम द थीब्स टू अमरना। और जो रिलीजियस सेंटर का मतलब ये है कि धार्मिक राजधानी, मतलब जहाँ पर सेंटर हुआ करता था कि सारी पूजा पाठ का एक होता ना सेंटर है, वो पहले थीब्स था और अब वो अमरना हो गया था। इनफैक्ट जो अखेनाटन है वो भी इस व्यक्ति का असली नाम नहीं, असली नाम क्या था? अमेनोटेप फोर्थ, ठीक है, अमेनोटेप फोर्थ इसका असली नाम था और वो उसने चेंज करके अखेनाटन कर दिया था। राइट स्टूडेंट्स, तो ये सारे रीज़न्स थे जिसकी वजह से ही जो रे जॉनसन जो ये हैं प्रोफेसर, इन्होंने इसको वैकी कहकर बुलाया था, क्योंकि ये बहुत इरेशनल, बहुत हेस्टी, बहुत ही अनस्टेबल किस्म का राजा था। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज कर्स ऑफ द फेरो। कर्स ऑफ द फेरो, ये स्टेटमेंट चूँकि कोट्स में हम देख पा रहे हैं तो ये लिया गया है चैप्टर से एज इट इज़। जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने थोड़ा सा घबराते हुए मजाक सा कर लिया कि ये तो लगता है इस परोहा का कोई श्राप है। What is the curse and why did the guard say so? अब यहाँ पर ये जो श्राप है, ये किस श्राप की बात कर रहा था ये जो गार्ड है, और ऐसा क्यों कहा उसने? Why did the guard say so? उसने ऐसा कहा क्यों? ऐसा क्या हुआ था? It is said that the pharaoh's curse, death or bad luck fell upon those who disturbed him. मतलब ये भी एक मान्यता है कि जो भी ये पेरोहा है ना, चाहे कोई भी पेरोहा हो, मतलब नॉट एनी वन बट ओनली द पेरोहास, ठीक है। पेरोहा डायनेस्टी है ये बेसिकली, जहाँ पे राजा रानियाँ इन या फिर युवराज युवरानी, ये जो शाही परिवार के लोग हैं, सिर्फ उन पर ही लागू होता है कि अगर उनकी डेथ हो गई, उनकी जब उनको वो जब मम्मी बन जाते हैं, तो मम्मी बनने के बाद अगर उनकी डेड बॉडी के साथ कोई भी छेड़खानी होगी या कोई भी डिस्टर्ब करेगा उनकी बॉडी को, तो उस पर बैड लक या डेथ, यानी उसके ऊपर श्राप लागू हो जाएगा, यानी कहर बरसेगा उस पर, या तो उसकी डेथ हो जाएगी या उसके ऊपर बैड लक ज़रूर आएगा, मतलब ख़राब किस्मत हो जाएगी, उस पर ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई कहर बरसेगा। During the scanning of the mummy, the CT scan machine's fans became clogged with sand dust and ceased to function. अब हुआ क्या, जब स्कैनिंग चल रही थी उस समय क्या हुआ कि जो स्कैनिंग मशीन का जो फ़ैन होता है उसके अंदर धूल फंस जाने की, डस्ट फंस जाने की वजह से वो अटक गया। क्लॉग्ड मतलब वहीं का वहीं रुक गया, क्योंकि वो ब्लॉक सा हो गया था ना, फंस गया था उसमें धूल मिट्टी, तो पंखा रुक गया, तो मशीन काम करना बंद कर गई। अब इतनी महंगी मशीन थी और बहुत ही अच्छी मशीन थी, और वो भी इस तरीके से रुक गई, तो वहाँ पर खड़े एक गार्ड ने एक मजाक सा कर दिया, हालांकि उसे खुद भी डर सा तो लग रहा था, फिर भी मजाक कर दिया, ज़रूर से ज़रूर इस परोहा का ही श्राप है कि ये मशीन ख़राब हो गई, तो इसी वजह से
जो है वो घबराया हुआ था और इसीलिए उसने ऐसा कह दिया था. The guard then jokingly said that it was the Piraha's curse. Another set of 2 white plastic fans were later set up and they worked just fine. अब हुआ क्या, खैर मजाक तो उसने कर दिया कि भाई ये तो श्राप है और इसी वजह से जो है ये बंद हो गई. उसने मजाक ये कर दिया, लेकिन बाद में हुआ ये कि और स्पेयर यानी एक्स्ट्रा में पंखे रखे हुए थे 2, उन्हें इस्तेमाल करके मशीन को फिर से यूज़ करना शुरू किया गया और इस बार मशीन ने प्रॉपरली काम किया, कोई भी बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई उसकी फंक्शनिंग में. तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जो कर्स है वो सिर्फ एक कथा या सिर्फ कहानियों के तौर पे है, कि सिर्फ स्टोरी है, ऐसा कोई श्राप वगैरह या ऐसा कोई कर्स वगैरह नहीं एग्जिस्ट करता है. राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया. देन कम्स, do you think Carter was justified in removing the hardened ritual resin deposits onto its mummy? Why not? यानी justified मतलब कि जिस तरीके से कार्टर ने मम्मी को उस कॉफिन से चिपक गई थी ना रेजिन्स की वजह से, जो मम्मी है कॉफिन से एकदम रेजिन्स से की वजह से एकदम चिपक गई थी, तो जिस ये कारण था जिसकी वजह से उसको छेनी हथौड़े से उसको हटाना पड़ा था और उसको पीसेस में करके उसको हटाना पड़ा था. तो क्या ये सही था या नहीं था? आपका बेसिकली ओपिनियन पूछा गया है कि जो भी कार्टर ने किया था 1922 के अंदर उस मम्मी की बॉडी के साथ वो ठीक था, अगर ठीक था तो क्यों था, और ठीक नहीं था तो फिर क्यों नहीं था. In 1922, Carter was looking into King Tut's tomb. Remarkably, the tomb's contents were still there despite being looted thousands of years ago. The most significant discovery was King Tut's mummy, which Carter discovered in 3 nested coffins. Carter was disappointed to discover that he could not examine the mummy since it was attached to the bottom of the casket owing to the hardening of the funeral resins. Carter attempted to use legitimate force but was unable. अब यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ तो ये कि ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इस पर भी हम ध्यान देंगे और उसी के अनुसार हमें इसे एक्सप्लेन भी करना होगा. यहाँ आपको ये बताने की ज़रूरत है कि क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसे जितना भी डैमेज उसकी वजह से पहुँचा था वो क्यों पहुँचा था. अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो है कि जब वो टूम में पहले तो उसने चेक किया, 1922 के अंदर कब्र मिली थी, सबसे पहले तो कब्र को पूरी तरह से चेक किया. फिर टूम के अंदर कंटेंट्स जितने भी थे, कंटेंट्स मतलब जितना भी सामान था वो हज़ारों साल पहले एक बार लूटने की कोशिश की जा चुकी है उससे, यानी एक अटेम्प्ट पहले भी हो चुका है. सबसे ज़रूरी डिस्कवरी जो थी वो थी कि किंग टूट की मम्मी है उसमें, मतलब बॉडी अभी भी वैसी की वैसी है, कोई नुकसान नहीं है, जो कार्टर ने डिस्कवर की थी. और वो किस तरीके से मिली थी, 3 कॉफिन्स में, मतलब कॉफिन के मतलब ताबूत के अंदर 3 बॉक्सेस हैं. बेसिकली ताबूत जो है उसको बॉक्स करके समझा रही हूँ कि 3 बॉक्सेस हैं, बॉक्स के अंदर बॉक्स, और जो सबसे अंदर वाला तीसरे नंबर का जो बॉक्स है उसमें एक्चुअली जो मम्मी है या जो डेड बॉडी है वो उसमें है. Carter was disappointed to discover that he could not examine the mummy since it was attached to the bottom of the casket owing to the hardening of the funeral रेजन्स. अभी जो रेजन्स है ना उसकी वजह से जो मम्मी की जो बॉडी है ना वो पूरी तरीके से कॉफिन से या ताबूत से चिपक चुकी है और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उससे हिली नहीं है और इतनी ज़्यादा अच्छे से बढ़िया तरीके से एकदम अटैच हो चुकी है कि समझ ही नहीं आ रहा है इसको कि अब करना क्या चाहिए. कार्टर अटेम्प्टेड टू यूज़ लेजिटिमेट फोर्स, मतलब लेजिटिमेट फोर्स का मतलब है कि जितने भी संभव तरीके हो सकते हैं वो हर संभव और पॉसिबल तरीका उसने इस्तेमाल किया उसको कॉफिन से अलग करने का. और सारा सही तरीका, ऐसा भी नहीं कि चलो मैं फोड़ देता हूँ इस मम्मी को और फिर बाहर निकाल लेता हूँ, ऐसा नहीं. जितना भी संभव और सही तरीका था वो सारे तरीके उसने अपना लिए, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था. He divided the mummy into several pieces, took off its skull and nearly severed all of its joints. Carter's behavior, in which he almost destroyed the mummy, was strongly condemned. यहाँ पर देखिए उसने मम्मी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा, कुछ पीसेस में डिवाइड करा, सर अलग करा, धड़ अलग करा, हाथ पैर ऐसे अलग अलग करके, और उसका स्कल मतलब खोपड़ी, नियरली सीवियर्ड ऑल ऑफ इट्स जॉइंट्स, लगभग सारे जॉइंट्स भी उसके तोड़ कर ही निकाले थे. कार्टर्स बिहेवियर, अब एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते इसका जो रवैया था ना,
उसने लगभग मम्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, काफ़ी डैमेज कर दिया था, नुकसान पहुंचाया था उस मम्मी को। और इट वाज स्ट्रांगली कंडेम्ड, मतलब कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, कि उस इस चीज़ की, उनकी इस हरकत की बहुत ही कड़ी निंदा हुई थी कि पूरी की पूरी एक हिस्ट्री का इतना ज़रूरी चीज़ कुछ मिली है इतिहास से जुड़ी हुई, और उसका एकदम उसको ख़राब कर दिया बेसिकली, राइट। ही आर्ग्यूड दैट रॉबर्स एंड वेंडल्स वुड हैव कैरीड आउट द सेम क्राइम इन हिज एब्सेंस। मतलब ये जो कार्टर ने अपने बचाव के अंदर क्या कहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अभी कम से कम कंप्लीट मम्मी आपको मिली है, अगर मैं ऐसा करके इसको यहाँ से हटाता नहीं ना, तो पीछे से ज़रूर डाकू लुटेरे आके, चोर उचक्के आके और इसका एकदम ख़राब कर देते इस मम्मी को। जो हमें मिला वो भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, और सारा का सारा जितना भी सामान है, जितना भी गोल्ड मिला है, आर्टिफैक्ट्स, वो भी चुरा कर ले जाते, तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता। तो कम से कम मैंने जो किया है वो डैमेज नहीं है, उसको एक तरीके से बचाने की कोशिश करी है, ये कहना था किसका, खुद कार्टर का। बट हिस्टोरियंस हैव नॉट फॉरगॉटन कार्टर्स डिसफिगरमेंट। यहाँ पे डिसफिगरमेंट मतलब बिगाड़ दिया, उसकी जो बॉडी है उसको पूरा बिगाड़ दिया। तो लेकिन कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है या कोई भी हिस्टोरियन है, उसने कार्टर की इस गलती को या इस हरकत को माफ़ नहीं किया, भुलाया नहीं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, आपसे डू यू थिंक कार्टर वॉज जस्टिफाइड। अब यहाँ पर बेसिकली पूछा तो गया है आपका ओपिनियन, लेकिन आपका बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे आंसर्स को बहुत स्मार्टली, ऐसे क्वेश्चंस को स्मार्टली आंसर करें। आपको ये नहीं लिखना है कि हाँ उसने सही किया या नहीं उसने सही नहीं किया। आपको क्लियरली बात बता देनी है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और ये भी बता देना है कि कार्टर ने खुद अपने जस्टिफिकेशन में क्या कहा था, कि कार्टर ने जब बोला कि हाँ मेरे पास तो और कोई तरीका ही नहीं है, तो वो सही क्यों है वो आप बता सकते हैं। जैसे कार्टर ने खुद बताया था कि जो मैं अगर उसको नहीं इस तरह से करता तो चोर उचक्के आके उसको और नुकसान पहुंचा देते। तो अगर आप फेवर करते हैं तब तो कार्टर ने जो अपने बचाव में कहा उस बात को ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है ये। और अगर आप इस बात से सहमत नहीं है कि चाहे कुछ भी हो उसको नुकसान ही पहुंचाना चाहिए था, तो आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो जो कार्टर के अगेंस्ट में जाते हैं। सीधा सीधा ये कहना कि हाँ जो कार्टर ने किया वो सही था या हाँ जो कार्टर ने किया वो गलत था, ये आपको ऐसे में नहीं कहना होता है, ठीक है। ये क्योंकि आपको अपना एक ओपिनियन देना है, राय देनी है, डिसीजन नहीं, तो ये ध्यान में रखें। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, अच्छे से यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ें। ये है हमारा नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड in the 1920s, said Zahi Hawass, the expert on Egyptian antiquity. How far is the statement true? Discuss. Similar सा ही क्वेश्चन है। पहला जो कार्टर के नज़रिए से था ये क्वेश्चन, और अब ये था कि ज़ही हवास के नज़रिए से ये क्वेश्चन है कि किस हद तक जो ये ज़ही हवास ने कहा ना कि बहुत हद तक जो है मम्मी डैमेज हो चुकी है, नुकसान उसका हो चुका है, किस हद तक ये सही है, ये पूछा गया है। तो ज़ही हवास का नज़रिया के अनुसार यहाँ पर बात होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों ही जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ना, ये अक्सर एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं और कई बार ये ऑप्शन के तौर पे भी आ जाते हैं आपके सामने। तो आपको पढ़कर ऐसा लगेगा कि ये तो एकदम अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है, एक्चुअली सिमिलर से ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं या पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, वो पूरी तरीके से अलग है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, नज़रिया, वो एकदम अलग है। तो आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आपको अपने आंसर को पेश करना है, ठीक है। अब यहाँ इसका आंसर हम देख लेते हैं, तब उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाहूँ। The aforementioned claim is partially accurate. The presence of lotus petals and dried corn flowers allowed Carter to determine the time of burial by opening 2 of the 3 nested coffins with ease. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो तो जो कार्टर ने की थी कुछ हद तक तो ठीक थी और कुछ हद तक पसंद नहीं आई थी एक हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को। कैसे, जो टोटल 3 कॉफिन्स थे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक के अंदर एक, और जो सबसे अंदर जो तीसरा कॉफिन था उसके अंदर बेसिकली मम्मी थी, यानी की जो डेड बॉडी है वो थी। अब यहाँ शुरुआत का जो कॉफिन खोला गया था, जो ताबूत खोला गया था, तो उसके अंदर तो ऑलिव्स और कॉर्नफ्लावर्स वगैरह सब ये सब मिले थे। जैसे ऑलिव्स नहीं, ऑलिव
लीव्स मिली थी, ठीक है, पत्तियाँ मिली थी उसकी। उसके अलावा कॉर्नफ्लावर्स मिले थे और लोटस पेटल्स मिले थे, यानी कमल की पंखुड़ियाँ मिली थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें मिली थी जिससे पता चल गया था कि मार्च अप्रैल के करीब डेथ हुई होगी और तब इसको दफनाया गया होगा। यहाँ तक तो जो पता चला ठीक था, लेकिन जब थर्ड कॉफिन तक वो पहुँचा तब क्या पता चला? द थर्ड कॉफिन्स रिचुअल रेजिन्स हैड ड्राइड एंड सॉलिडिफाइड सीलिंग द बॉडी टू द कॉफिन स्पेस। यानी यहाँ पर जो रेजिन्स जो थे ना, जिसकी वजह से चिपक गई थी बॉडी जो है रेजिन्स की वजह से कॉफिन से एकदम चिपक गई थी, वो पता चला यहाँ पर कि ये ऐसा स्थिति है। अब यहाँ पर जो है हमारे कार्टर ने तो पूरी कोशिश करी थी उसको हटाने की। सबसे पहली कोशिश क्या करी थी कि द कास्केट वॉज प्लेस्ड इन सन एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ 149 डिग्री, मतलब इतनी गर्मी में रख दिया था, धूप के अंदर रख दिया था, ताकि वो हो सकता है ढीली पड़ जाए या थोड़ी सी पिघल जाए वो रेजिन, और जिसकी वजह से मम्मी को ये जो बॉडी है उसको हटाया जा सके, राइट। बट इट डिड नॉट हेल्प, लेकिन इसलिए काम नहीं आया। कार्टर देन रिलीज्ड द मम्मी। फिर मम्मी को किस तरह से रिलीज़ किया कार्टर ने? कार्टर्स मैन कट Tut's head and every other important joint in order to free him from the ornaments that covered him। यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे हटाया गया। उसके अलावा उसने जितने भी ऑर्नामेंट्स भी एक्चुअली पहने हुए थे, एक्चुअली सब कुछ चिपक गया था बुरी तरह, तो सब कुछ एकदम रिलीज़ करा गया, उसको हटाया गया एक टुकड़ा करके, ठीक है, और ताकि उसको फिर से रीअसेंबल करके वो रख दे। अब इसके बाद इसने क्या किया? In order to hide the damage, they had been put back together on a bed of sand and placed within a cushioned box। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जैसे ही सारे पीसेस जो टुकड़े करके जो रखे गए थे वापस एक लकड़ी के ताबूत के अंदर फिर से ढंग से जमा दिए, और ये लकड़ी का ताबूत जो पहले जहाँ पर जो ताबूत था वहाँ पर उस जगह पे वापस रख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि देखिए, अब ये चीज़ मैं समझाना चाह रही थी, जब कार्टर के नज़रिए से हम लोग देख रहे थे तो वो क्या बोल रहा था कि मेरे पास और ऑप्शन नहीं था, हो सकता है चोर डाकू लुटेरा कोई आकर ले जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़ही हवास के हिसाब से बात हो रही है, तो क्या बात आ रही है कि उसने अपनी गलती को छुपाने की कोशिश की है कार्टर ने, कि सारे उसको पीसेस में टुकड़ों में काट दिया है, और उसके बाद जब वापस रीअसेंबल किया, वापस वुडन बॉक्स में डाला, तो एकदम अरेंज करके प्रॉपर्ली ऐसा अच्छे से रख दिया है, सारे जॉइंट्स एकदम अच्छे से इस तरीके से रख दिए हैं कि मान लो उसमें कोई डैमेज नहीं हो। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कार्टर ने कहीं ना कहीं अपनी गलती छुपाने की कोशिश की है। Thieves would have avoided the guards and dismantled the mummy to steal the gold if they had arrived there before Carter। तो यहाँ पर ये है कि फिर से चोर उचक्कों की बात हो रही है कि वो नुकसान पहुंचा सकते थे उस मम्मी को, और सारा सोना या जो भी आर्टिफैक्ट से वो ले जा सकते थे। ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट एट दैट टाइम लैक्ड मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स या जैसे छेनी हथौड़ा, ये तो और भी बहुत सारे टूल्स या इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो आज के समय में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, जिसकी सहायता से अच्छी तरीके से काम बेहतर तरीके से हो सकता है। कि मान लीजिए इस तरीके से जो चिपक गई थी बॉडी कॉफिन से, तो आजकल ऐसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ चुके हैं कि जिसकी सहायता से वो पूरा प्रॉपर्ली कट हो सके और बॉडी को बिना डैमेज करे हटाया जा सके। लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं था जब कार्टर को वो ताबूत मिला था या कब्र मिली थी, राइट। हैंस कार्टर्स एक्शंस वर डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स रादर देन बाय अ डिज़ायर टू कॉज हार्म। यहाँ पर ये समझ में आता है कि जो कार्टर ने किया वो करने के लिए वो मजबूर था कि सिचुएशन ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से उसको ये एक्शन लेना पड़ा। लेकिन बट इन द आइज ऑफ हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट ही वॉज स्टिल एट फॉल्ट। यानी यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी जहाँ कार्टर को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिसकी वजह से डैमेज हो गया था मम्मी को। उसका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई नियत ही नहीं थी कार्टर की कि वो नुकसान पहुँचाना चाहता था, ठीक है। उसकी नियत बिल्कुल सही थी, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी जो हिस्टोरियंस या जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उनकी नज़र में वो अभी भी क्या है, गलत है, कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कुछ भी करता लेकिन बस डैमेज नहीं करता, कुछ भी करता लेकिन डैमेज नहीं करता। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया है आंसर, और ये भी समझ में आ गया है कि किस तरह से दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग हैं। सिमिलर सा क्वेश्चन है, लेकिन पॉइंट आंसर भी अगर देखेंगे तो काफ़ी हद तक कुछ बहुत से पॉइंट सिमिलर हैं, लेकिन पहले वाले आंसर में एक तरीके से फेवर हो रहा है कार्टर का, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगेंस्ट में जा रहे हैं कार्टर के।
राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है, आ गया है समझ में। और इसी के साथ हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो खत्म होता है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से वक्त सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिल रहे हैं आपको ये सभी के सभी कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, यानी आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम चैनल के ऊपर क्लास केजी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है स्टूडेंट्स, एंड अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये फ्री एजुकेशन जहाँ आपको दोनों चैनल्स पे मिल रही है, तो इसका फ़ायदा तो उठाना बनता ही है ना। ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आपको वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई नोट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, और उसके साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आते हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अब ये सारे आपको मिलेंगे कैसे? इनके लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन लिंक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड कि इनको कैसे कि आपको ये कैसे पा सकते हो आप इनको, ये सब आपको इजीली मिल जाएंगी डिटेल्स। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? इसके अलावा चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे, ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें, चाहे लाइव से रिलेटेड हो, क्लासेस से रिलेटेड हो, आपकी जो भी क्लास सब्जेक्ट, कब कौन सा वीडियो आने वाला है, कब कौन सा लाइव प्लान होने वाला है, शेड्यूल होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आखिर में फिर से याद दिला दूँ, डाउट भी अगर है तो वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ध्यान रखना नहीं भूलना है। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।